चलिए यहाँ से अब आपके ओबीसी आयोग के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ओबीसी आयोग के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अनिवार्यता कितनी महिला सदस्य होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम से कम एक महिला सदस्य होना यहाँ पर अनिवार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है। तो याद रखना, ये अपनी रिपोर्ट यहाँ पर प्रधानमंत्री को देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखना, हर आयोग की तरह इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि संविधान का जो भाग 16 है, इस भाग 16 का जो 338 बी वाला जो यहाँ पर आर्टिकल है, इसमें ओबीसी आयोग के बारे में बताया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 338 बी या बा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो याद रखना, जो ओबीसी आयोग है ये सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत अपना कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, जो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 में आया था, तो याद रखना 1993 का जो ओबीसी अधिनियम था, इस ओबीसी अधिनियम के तहत यहाँ पर ओबीसी आयोग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला किस वर्ष आया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पॉलिटी को ढंग से पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि यह क्वेश्चन कहां से आया। तो 1992 में आपका इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला आया था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इस वैधानिक निकाय को सांविधिक निकाय में परिवर्तन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, जो आपका संविधान संशोधन अधिनियम था, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके तहत जो पहले आपका ओबीसी आयोग था, ये ओबीसी आयोग एक वैधानिक या सांविधिक आयोग था, लेकिन इसको यहाँ पर आकर एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 102वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना किससे संबंधित है, तो ओबीसी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस प्रकार का निकाय है। तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये संवैधानिक निकाय है, क्योंकि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 338 बी है, इस 338 बी में इसका यहाँ पर वर्णन किया गया, इसलिए ये संवैधानिक आयोग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना में शामिल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना, इसकी संरचना अगर देखें तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, एक उपाध्यक्ष होगा और इनके अलावा 3 अन्य सदस्य होंगे। मतलब इसमें टोटल देखें तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और उसके बाद में 3 सदस्य। तो इस प्रकार से टोटल इसमें 5 सदस्य होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना, इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे, ये बने थे RN प्रसाद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना, इनका कार्यकाल अगर हम देखें तो 3 वर्ष का इनका यहाँ पर कार्यकाल रहता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा एससी एसटी और ओबीसी तीनों आयोग में अगर कार्यकाल देखें तो 3 वर्ष का इनका कार्यकाल रहता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखना, इनकी नियुक्ति की बात आती है तो केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर इनकी नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा पिछड़े वर्गों की स्थिति जांच के लिए अब तक कितनी बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, अब तक 2 बार यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा पिछड़े वर्ग, मतलब जो भी पिछड़े वर्ग है उनकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था, तो उसका नाम यहाँ पर 2 बार ये आयोग बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया। तो याद रखना, सबसे पहले 29 जनवरी सन 1953 को राष्ट्रपति के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देते। तो मैंने बताया था किसे देते, प्रधानमंत्री को ये अपना यहाँ पर प्रतिवेदन देते। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अनिवार्यता कितनी महिला होनी चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, 1। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय इसमें काम करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट करंट का क्वेश्चन है, तो याद रखना वर्तमान में जो भगवान लाल सहानी जी है, ये भगवान लाल सहानी वर्तमान में ओबीसी आयोग के यहाँ पर अध्यक्ष बने हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा सन 1953 में किसकी अध्यक्षता में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना सबसे पहले काका कालेलकर जो ये समिति बनी थी, इस काका कालेलकर समिति ने सबसे पहले बताया था कि भारत में एक ओबीसी आयोग होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के तहत सबसे पहले 1953 में यहाँ पर एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का दर्जा किसके समक्ष होता है? आयोग का दर्जा किसके समक्ष होता है? तो याद रखना ये होता है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समक्ष। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को पुनः कितनी बार नियुक्त किया जा सकता है? तो याद रखना इनको 2 बार ज्यादा से ज्यादा नियुक्त किया जाता है। मैंने आपको ये बात एससी में भी बताई, एसटी में भी बताई और ओबीसी में भी ये बात है कि ज्यादा से ज्यादा इनको 2 बार चुना जा सकता है, इससे ज्यादा बार इनको चयन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या हो गया? अगला क्वेश्चन आपके सामने कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना जो उपाध्यक्ष होता है ये केंद्रीय राज्य मंत्री के समक्ष इसका यहाँ पर दर्जा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मंडल आयोग ने जाति आधारित आरक्षण की सिफारिश करते हुए पिछड़ेपन में कौन से आधार बताए? तो याद रखना जो सामाजिक आधार, आर्थिक और शैक्षणिक, ये तीनों जो आधार है ये पिछड़े वर्ग के आधार है। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट के आधार पर कदाचार के आरोप द्वारा हटाया जा सकता है? तो याद रखना सबसे पहले क्या करेगा, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएगा और सुप्रीम कोर्ट अगर बोल देगा तो यहाँ पर राष्ट्रपति इनको यहाँ पर हटा देगा। ठीक है, तो हटाएगा तो राष्ट्रपति, लेकिन जांच कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जांच करेगा, उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा केंद्र सरकार को दी गई सलाह की प्रकृति है? तो याद रखना ये केंद्र को एक सलाहकारी यहाँ पर सलाह दे सकता है, बस सलाह देने का काम यहाँ पर करता है कौन? पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान हेतु किस समिति का गठन किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना यहाँ पर क्रीमी लेयर के लिए रामनंदन आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना मध्य प्रदेश में जो ओबीसी आयोग है ये 13 मार्च 1993 को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए 1993 इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो याद रखना ये राज्य सरकार के समक्ष अपना यहाँ पर प्रतिवेदन देता है। ओबीसी आयोग एमपी का जो है ये प्रतिवेदन, ये रिपोर्ट किसे देगा? तो राज्य सरकार को। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो याद रखना जो आपके बसंत राव उइके हैं, ये बसंत राव उइके मध्य प्रदेश में ओबीसी आयोग के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना यहाँ पर जो राज्य सरकार है यही नियुक्ति कौन करेगा? तो अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगी? राज्य सरकार ही करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पदच्युत करने का अधिकार किसको है? तो याद रखना इनको पद से हटाने का अधिकार भी किसको है? राज्य सरकार को। यही तो नियुक्त कर रही है और यही इनको हटा रही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 कार्यालय के लिए मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष रहा है? तो याद रखना लगातार 2 कार्यालय की हम कार्यकाल की हम बात करें तो यहाँ पर जो सरदार सिंह डंगस थे, ये सरदार सिंह डंगस लगातार 2 बार यहाँ पर अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया? तो राज्य में अगर देखें तो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 यहाँ पर लाया गया। याद रखना एमपी में 1995 का ये अधिनियम था जिसमें ओबीसी आयोग का गठन किया गया। कहाँ पर? तो आपके मध्य प्रदेश में, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग पुनर्गठन 2020 के पश्चात आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कम से कम कितने सदस्य पिछड़े वर्ग से संबंधित होंगे? तो याद रखना कम से नहीं कम 2 सदस्य ऐसे होने चाहिए जिनका संबंध किससे? तो ओबीसी से संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी कार्यक्रम को संचालित करने के लिए
संचालय पिछड़ा वर्ग कल्याण की स्थापना कब की गई? तो याद रखना 12 अक्टूबर 1982 को यहाँ पर मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण संचालय की स्थापना की गई है। कब की गई है? 12 अक्टूबर 1982 को। अगला क्वेश्चन, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर संचालय पिछड़ा वर्ग कल्याण की स्थापना की गई? तो याद रखना यह आयोग कौन सा था? तो यह आयोग था महाजन आयोग। इस महाजन आयोग ने क्या बोला कि मध्य प्रदेश में एक पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी संचालय बनना चाहिए। किसने बोला था? महाजन आयोग ने। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन कब किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना मध्य प्रदेश में 12 सितंबर सन 1995 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की स्थापना की गई है और इसमें ही था आपका पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपका केंद्रीय सूचना आयोग मतलब इंफॉर्मेशन कमीशन जो है आपका सूचना आयोग, उसके यहाँ पर क्वेश्चन शुरू होते हैं। इससे पहले मैं पानी पी लेता हूं, फिर अपन यहाँ पर क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लो। तो पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहां पर है? अब ये क्वेश्चन बार बार आता है कि सबका मुख्यालय मैंने बोल दिया दिल्ली में ही, ये बात याद रखना। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग की सदस्य संरचना में सम्मिलित है। तो याद रखना इसमें अगर देखें तो एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे, मतलब 1+10 का यहाँ पर रेशियो चल रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य वहां अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इंफॉर्मेशन कमीशन जो है आपका इंफॉर्मेशन कमीशन जो है इनके जितने भी सदस्य या फिर इनके आयोग के मुख्य अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत किया गया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना धारा 12 के तहत इसका यहाँ पर गठन किया गया और किस साल को अधिनियम आया था? तो 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखना इनको हटाने का जो अधिकार है ये भी राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण करता है? तो याद रखना इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों के चयन की सिफारिश करने वाली चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सूचना आयोग के प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त रही है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना यहाँ पर जो दीपक संधू है, ये दीपक संधू यहाँ पर प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त रही है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके समकक्ष प्रस्तुत करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना यह करता है केंद्र सरकार के समकक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा कदाचार या असक्षमता के आधार पर हटाने पर किसके द्वारा मामले की जांच करवाते हैं? तो याद रखना ये जांच जो है ये उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। ठीक है। देखो हटा कौन रहा है? हटा राष्ट्रपति रहा है, राष्ट्रपति इनको हटा रहे, लेकिन पहले राष्ट्रपति क्या करेंगे? तो पहले राष्ट्रपति जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई सुप्रीम कोर्ट आप ये जांच करो, फिर मैं इसको यहां से हटाऊंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी मामले की जांच करते समय केंद्रीय सूचना आयोग को किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है? तो ये आपको सबको याद हो गया होगा कि सिविल न्यायालय की शक्तियां हर आयोग को यहाँ पर दी गई है। आपने ये चीज रट ली होगी। देखो 2-3 चीजें तो आपको बिल्कुल रटा गई होगी। कौन से न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है? सिविल न्यायालय की। मुख्यालय कहाँ पर है? सबका दिल्ली में मुख्यालय। फिर इनको हटाया किस आधार पर जाता है? तो दिवालिया घोषित हो जाए, असक्षमता के आधार पर कोई अपराध किया हो, ये तो सब आपको रटा दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना ये की गई आपकी 22 अगस्त 2005 को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 22 अगस्त 2005 को मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयुक्त बना था। अगला क्वेश्चन, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई? तो याद रखना ये धारा कौन सी थी? तो धारा 15 के तहत यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक सूचना आयोग बना है। ठीक है। और 2005 में अधिनियम आया था। अगला क्वेश्चन, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना न मिलने पर
कितने दिन के अंदर सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। तो याद रखना, अगर आपको 90 दिन के अंदर सूचना ना मिले तो फिर आप यहाँ पर सूचना आयोग में एक बार फिर से अपील कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस वर्ष संशोधित किया गया है। तो याद रखना, ये 2005 में जो अधिनियम आया था इसे 2019 में एक बार संशोधित किया गया। अगला क्वेश्चन, किस मामले की जांच करते समय केंद्रीय सूचना आयोग को किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। तो ये वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, सिविल न्यायालय की शक्तियां। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त अधिकतम कितने आयुक्त हो सकते हैं। तो याद रखना, अधिकतम 10, मतलब 1+10 यहाँ पर रेशियो चल रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो याद रखना, मुख्यमंत्री यहाँ पर इनकी एक समिति होती है जिसके आधार पर इनको चयन किया जाता है, तो वो होते हैं आपके मुख्यमंत्री, इसके यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो याद रखना, ये थे आपके कौन, तो ये थे आपके TN श्रीवास्तव। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त बने TN श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को नियुक्त की जाने वाली समिति में सम्मिलित नहीं है। तो याद रखना, जो राज्य का राज्यपाल होता है, यह राज्यपाल इस समिति में शामिल नहीं होता है। बाकी विधानसभा में विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, ये तीनों इस समिति में शामिल होते हैं। जो समिति यहाँ पर सूचना आयुक्त का चयन करती है, और राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होते। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो याद रखना, यहाँ पर जो राज्यपाल होता है, ये राज्यपाल नियुक्ति करता है, लेकिन ये भी नियुक्ति कैसे करता है, तो एक समिति होती है, उस समिति की सिफारिश पर यहाँ पर ये नियुक्ति करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के मुख्य एवं सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र कैसे देते हैं। तो याद रखना, ये राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देंगे। नियुक्ति भी यही कर रहा है और त्यागपत्र भी इसी को देंगे। अगला क्वेश्चन, किस मामले की जांच करते समय राज्य सूचना आयोग को किसी न्यायालय की शक्तियां, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, सिविल न्यायालय की शक्तियां इनको यहाँ पर प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को कदाचार या असक्षमता के आधार पर हटा सकता है। तो याद रखना, जो राज्यपाल है ये इनको हटा भी सकता है। कैसे, असक्षमता या कदाचार अगर होता है तो। अगला, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब यहाँ पर सतर्कता आयोग के क्वेश्चन चल गए। ठीक है, सतर्कता आयोग के क्वेश्चन चल गए। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग किस समिति की सिफारिश पर गठन किया। तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी संतानम समिति है, इस संतानम समिति के आधार पर भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया। सांविधिक बताया। ठीक है, तो सांविधिक दर्जा इनको कब मिला, 2003 में ये एक सांविधिक दर्जा बना, या सांविधिक आयोग बना। केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना, पहले जो उपाध्यक्ष बने थे ये बने थे NS राव। ठीक है, सॉरी, अध्यक्ष पूछा है ना, अध्यक्ष बने थे कौन, यहाँ पर NS राव। अगला क्वेश्चन, संतानम समिति का गठन किस वर्ष हुआ। तो याद रखना, सन 1962 में के संतानम समिति यहाँ पर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग में अध्यक्ष समेत कितने सदस्य होते हैं। तो याद रखना, इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, मतलब 1+2 यहाँ पर रेशियो चल रहा है। ठीक है, 1+2। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कि सतर्कता आयोग के अध्यक्ष अन्य सदस्यों की नियुक्ति किस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो याद रखना, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो इस समिति के यहाँ पर क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। याद रखना, नियुक्ति कौन कर रहा है, तो नियुक्ति कर कौन रहा है, राष्ट्रपति कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति भी कैसे करेंगे, तो एक समिति की सिफारिश पर करेंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त एवं सदस्यों को राष्ट्रपति किस प्रकार पदच्युत कर सकते हैं। तो याद रखना, इनको पदच्युत या हटाने की जो प्रक्रिया है उच्चतम न्यायालय द्वारा आरोप की सही सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, मतलब पहले राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे कि आप जांच करके बताओ मुझे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ जांच सही है तो इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सतर्कता आयोग के आयुक्त एवं सदस्यों की पदावधि कितनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखना इनकी पदावधि कितनी है, तो 4 वर्ष या 65 वर्ष इनकी यहाँ पर पद अवधि होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सतर्कता आयोग के संगठन में क्या शामिल नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इसमें आयोग अपना अन्वेषण खुद करता है, ये बात यहाँ पर
सही नहीं है, ठीक है। बाकी इसका सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षण शाखाएं और विभागीय जांच है, बाकी ये अपना खुद का अन्वेषण नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक क्रियाकलापों की रिपोर्ट किसे देता है, तो याद रखना राष्ट्रपति को यहाँ पर रिपोर्ट देता है। हटा भी राष्ट्रपति रहे, नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर रहे हैं और रिपोर्ट भी राष्ट्रपति ही को ही दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रिटी इंडेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम सतर्कता आयोग ने किसके साथ मिलकर विकसित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो याद रखना ये जो आपका इंटीग्रिटी इंडेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये सतर्कता आयुक्त ने किसके साथ मिलकर काम किया? तो भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के साथ मिलकर ये काम शुरू किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग में मुख्य सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते अन्य सेवा शर्तें किसके समान होती है? तो याद रखना जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी अपन ने पढ़ा था, तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनके ही समान यहाँ पर सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य एवं अन्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना अगर इस नियुक्ति की हम बात करें तो ये किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? तो याद रखना ये आपका कार्मिक प्रशासन मंत्रालय, ठीक है। तो याद रखना सतर्कता आयुक्त किसके अंतर्गत आता है? तो कार्मिक प्रशासन मंत्रालय के अंतर्गत ये काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग मुख्य एवं अन्य आयुक्तों को पदच्युत करने का अधिकार किसके पास है? तो मैंने बताया था कि इनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग जागरूक सप्ताह कब मनाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना जागरूक सप्ताह कब मनाता है? तो सरदार पटेल का जो जन्म दिवस वाला सप्ताह होता है उस टाइम पे जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है ये जागरूक सप्ताह मनाता है, तो ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, विल्स ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 को राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी दी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना इसको यहाँ पर मई 2014 में राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई। कब? किसे? विल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011, ठीक है, 2011 का एक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बाह्य एजेंसी के माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयोग का अन्वेषण करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना जो सीबीआई है, ये सीबीआई यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का अन्वेषण करता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना मध्य प्रदेश में फरवरी 1982 को, कब? फरवरी 1982 को लोकायुक्त की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य लोकायुक्त किस प्रकार का निकाय है? तो याद रखना ये एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, सांविधिक निकाय है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन रहे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना जो आपके पीवी दीक्षित साहब है, ये पीवी दीक्षित मध्य प्रदेश में पहली बार लोकायुक्त पद पर बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयुक्त का गठन कब किया गया? तो याद रखना मध्य प्रदेश में 1 मार्च सन 1964 को सतर्कता आयुक्त का गठन किया गया था। कब? 1 मार्च 1964 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना की गई है? तो याद रखना जो आपका मध्य प्रदेश का राज्य सतर्कता आयोग है, इस राज्य सतर्कता आयुक्त को यहाँ पर मध्य प्रदेश ने समाप्त कर दिया और एक नया लोकायुक्त बनाया, ठीक है, तो लोकायुक्त इसे नाम दे दिया। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना हुई? तो याद रखना मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1982, याद रखना 1982 के अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम आया था, उसके आधार पर यहाँ पर लोकायुक्त की स्थापना की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य लोकायुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो याद रखना यह राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट यहाँ पर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखना 5 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष इनका यहाँ पर कार्यकाल होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। हटा रहा है राज्यपाल, नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है और रिपोर्ट भी राज्यपाल को दे रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना ये 1981 में लागू किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? अब यहाँ पर आपके अगले आयोग के क्वेश्चन शुरू हो गए। एनजीटी मतलब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो गए, ठीक है। तो एनजीटी का पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो क्या है? नेशनल
सॉरी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका यहाँ पर फुल फॉर्म है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर याद रखना क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एनजीटी की स्थापना भारत के किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो याद रखना भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, इस अनुच्छेद 21 के तहत यहाँ पर आपका भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन, एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? तो याद रखना जो आपके लोकेश्वर सिंह पंटा थे, ये लोकेश्वर सिंह पंटा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस जगह पर एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित नहीं है? तो याद रखना कोचीन में नहीं है, बाकी देखें तो भोपाल में है, पुणे में है, चेन्नई में, लेकिन कोचीन में एनजीटी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसे हम एनजीटी बोलते हैं, इसका गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो याद रखना इसका जो अधिनियम था ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 का अधिनियम था। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या अधिकरण अधिनियम आया था। अगला क्वेश्चन, एनजीटी की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना जो एनजीटी है इसकी स्थापना 19 अक्टूबर 2010 में यहाँ पर की गई, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एनजीटी के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखना इनकी नियुक्ति यहाँ पर 5 वर्ष के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार द्वारा एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है? तो याद रखना भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर यहाँ पर यह नियुक्ति की जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि अभी तक अपन देख रहे थे सब आयोग में कोई ना कोई समिति यहाँ पर राष्ट्रपति की समिति के द्वारा गठित कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यहाँ पर इसका गठन ये नियुक्ति की जा रही है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस प्रकार का निकाय है? तो याद रखना ये सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय क्यों है? क्योंकि ये एक्ट के द्वारा या अधिनियम के द्वारा बना है, 2010 के अधिनियम के द्वारा, इसलिए सांविधिक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? तो याद रखना 18 अप्रैल 2010 को इसकी स्थापना की गई है, और इसका एक्ट भी कब आया था? तो 2010 में इसका यहाँ पर एक एक्ट आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अधिकतम कितने सदस्यों का प्रावधान है? तो याद रखना इसमें अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 20 सदस्य इसमें लिए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना आदर्श कुमार गोयल यहाँ पर वर्तमान में इसके अध्यक्ष बने हुए। ठीक है, आदर्श कुमार गोयल नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद रखना मध्य प्रदेश में भोपाल में आपका स्थित है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का कार्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कितने क्षेत्रीय कार्यालय? तो याद रखना इसके यहाँ पर 4 क्षेत्रीय कार्यालय, और मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में भोपाल में है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो याद रखना ये अधिनियम था आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना इनकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण क्या है? तो याद रखना ये क्या है? तो ये एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका एनजीटी है, ये एनजीटी क्या है? तो ये एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना ये थे आपके कौन? लोकेश्वर सिंह पंटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखना 2010 का एक्ट है, तो 2010 में इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई? तो याद रखना राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 का एक एक्ट आया था, इस एक्ट के तहत यहाँ पर इसकी स्थापना हुई, और इसीलिए एक ऐसा आयोग है, तो ये सांविधिक है। कैसा है? सांविधिक आयोग है, मतलब ये एक्ट के द्वारा पारित किया हुआ आयोग है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आवेदनों या अपीलों को प्राप्त करने के कितनी अवधि के अंदर निपटाने का प्रयास किया जाता है? तो याद रखना 6 माह के अंतर्गत इसमें कोई भी यहाँ पर आवेदन या अपील आती है तो उसको 6 माह के अंतर्गत ये निपटा देता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो याद रखना ये अपना त्यागपत्र कैसे देते हैं? तो केंद्र सरकार को ये अपना यहाँ पर त्यागपत्र देते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? तो याद रखना जो पद से हटाने का अधिकार है ये केंद्र सरकार को यहाँ पर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण निकाय की स्थापना करने वाला
भारत विश्व का कैसा देश है? तो याद रखना जो आपका विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण बनाने वाला भारत विश्व का तीसरा देश है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने बना रखा है हरित प्राधिकरण, और एक बना रखा है आपका न्यूजीलैंड ने, और उसके बाद में इंडिया आपका तीसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय तथा राज्य सरकार के लिए पर्यावरण को संरक्षण तथा बढ़ावा देने अनिवार्य? तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन 1977 में हुआ था। इसने क्या बोला था? 1977 नहीं, 1976 में हुआ था ये, ठीक है। तो इसने बोला था कि केंद्र तथा राज्य सरकार पर्यावरण का संरक्षण करेगी। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से आपके खाद्य आयोग के क्वेश्चन आ गए, और मुझे लगता है ये खाद्य आयोग आपका लास्ट आयोग होगा, और सारे आयोग अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, मतलब बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन को निपटा लिए। मैं जानता हूँ कि क्लास थोड़ा स्पीड में हम चल रहे हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निपटा रहे हैं, लेकिन दोस्तों क्या होता है, क्लास बहुत लंबी होती है और फिर मैं भी थक जाता हूँ, इतनी लंबी क्लास कोई ले नहीं पाता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आप एक बार क्लास को देखना, एक बार पीडीएफ में क्वेश्चन लगाना। अगर कोई क्वेश्चन रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं क्वेश्चन में करेक्शन भी कर सकूं, या फिर अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर कर सकूं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। क्योंकि हो सकता है 2 4 5 क्वेश्चन में गलती भी हो सकती है, क्योंकि इतना सारा डाटा, इतने आंसर है, इतनी सारी चीजें, तो मिक्सअप हो जाती है, मुझसे भी गलती हो जाती है, आपसे भी हो जाती है, सबसे हो जाती है, ठीक है। तो मुझे जरूर बताना। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो याद रखना ये एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय क्यों है? क्योंकि इसका गठन एक एक्ट के द्वारा हुआ, और जिसका एक्ट के द्वारा गठन होता है वो एक सांविधिक निकाय है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 10 मई 2016 को इसकी यहाँ पर स्थापना हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो याद रखना ये गठन किया गया आपका 2013 के एक्ट के तहत, ठीक है। 2013 में आपका मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था, उसके तहत किया। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप सब बता सकते हो कि भोपाल में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना ये नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखना पद से हटाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, ठीक है, राज्य सरकार के पास है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखना इसमें अध्यक्ष सहित टोटल यहाँ पर 7 सदस्य होते हैं। टोटल बात पूछा है तो टोटल इसमें कितने हैं? 7 सदस्य। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितना है? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो याद रखना कार्यकाल पूछे तो 5 वर्ष या 65 वर्ष का इनका कार्यकाल है। अगला क्वेश्चन, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो याद रखना ये अपना इस्तीफा राज्य सरकार को देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना प्रथम अध्यक्ष है राजकिशोर सवाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजकिशोर सवाई इसके पहले अध्यक्ष बने। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो याद रखना ये केंद्र सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है। अगला क्वेश्चन, राज्य खाद्य आयोग में कम से कम कितनी महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है? तो याद रखना इसमें कम से नहीं कम 2 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो याद रखना वो इसको भी सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन के पश्चात 2 या 2 से अधिक राज्य संयुक्त राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कर रहे हैं? तो याद रखना ये कर रहे हैं आपके केंद्र सरकार के द्वारा। अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो केंद्र सरकार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त खाद्य आयोग बना सकती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत कितने स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया? तो याद रखना 4 स्तर पर सतर्कता समितियों का यहाँ पर गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखना ये करता है राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। लगभग ये मान के चलो कि 600 क्वेश्चन तो अपन ने पूरे कवर कर लिए होंगे, ठीक है। तो 600 से ज्यादा क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर कवर कर लिए होंगे, और बहुत ही बेहतरीन शानदार और जानदार तरीके से अपन ने सारे क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके सामने कवर करवा दिए, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि थोड़ा सा पीछे चलते अपन, है ना, थोड़ा सा ये क्या आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन पीछे चलें,
हटा देते इसको, ठीक है। चलो इस पे यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, जो भी देखो मैंने आपको क्या बताया कि एक तो आपका केस संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, ठीक है, संवैधानिक निकाय। और एक कैसा निकाय है, तो एक आपके कैसे सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, ठीक है, सांविधिक निकाय है। अब यहाँ पर अगर आप कभी कंफ्यूज रहे तो याद रखना, जो संवैधानिक निकाय है इसमें ज्यादा शक्ति किसके पास रहेगी, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। केंद्र में राष्ट्रपति के पास और राज्य में राज्यपाल के पास, ठीक है, राज्यपाल के पास। ये बात आपको याद रखनी है पहली। तो दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि जो सांविधिक निकाय है इसमें ज्यादा शक्ति किसके पास रहेगी, तो या तो केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, और या फिर इसमें राज्य में राज्य सरकार के पास, राज्य में राज्य सरकार के पास। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा फिर अगली चीज आपको क्या याद रखनी है कि जो आपके जहां पर जिस आयोग में कोई सा भी आयोग है, अगर उस आयोग में जो काम राष्ट्रपति केंद्र के रूप में कर रहा है, केंद्र में जो काम आयोग में राष्ट्रपति कर रहा है, तो वही काम राज्य में कौन करेगा, तो वही काम राज्य में राज्यपाल करेगा। ये बात आपको याद रखनी है, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। मतलब केंद्र में जो काम राष्ट्रपति कर रहा है, राज्य में वो काम राज्यपाल करेगा। और वहीं अगर जो ऐसे आयोग है जिसमें जो काम केंद्र सरकार कर रही है, तो जो काम केंद्र सरकार इस आयोग में कर रही है वही काम राज्य में कौन सी राज्य सरकार करेगी। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक चीज याद रखनी है, पहला तो इनकी क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो पहला तो आप आयु सारी याद रख लेना, सबकी आयु कितनी होनी चाहिए, एक कब इनका गठन किया गया, गठन याद रखना, एक कौन से एक्ट के द्वारा इनको गठित किया गया ये याद रखना, और प्रथम और प्रेजेंट में जो इनके अध्यक्ष है वो आपको याद रखना है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। और कौन नियुक्ति करता है, किनको त्यागपत्र देते हैं, ये चीजें भी आपको यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ठीक है। तो ये आपके पूरे लगभग जितने भी क्वेश्चन मुझसे बनने थे वो सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब आशा करूंगा कि आपको पूरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास सेंड करना। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आपकी सहायता बनी रहनी चाहिए, आप हेल्प करते रहना ताकि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेता आऊंगा। और जल्दी हम पटवारी के लिए क्लास शुरू करने वाले हैं, तो पटवारी के जितने भी रहेंगे सेशन उसमें भी हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।